हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। ठीक है, ये आपका 18th जन का पेपर है, लेवल 2 वालों के लिए है। ये 18 जन 2023 को हुआ था। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, सुनीता पुट्स द फॉलोइंग इंडिकेटर इन सॉल्यूशन ए बी सी एंड मेक्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जो सुनीता है वो ए बी सी सोल्यूशन जो है उसमें इंडिकेटर डालती है और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो ये वाली निकालती है। ठीक है, कौन सी ऑब्जर्वेशन उसने प्रिडिक्ट की है? इंडिकेटर क्या लिया है? टर्मरिक और फेनोफ्थेलिन। एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर। जो टर्मरिक और फेनोफ्थेलिन होते हैं ये दोनों ही क्या है? आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। लिटमस जो है फेनोफ्थेलिन जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है और जबकि टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें आपका एक लिटमस भी आता है। ठीक है, लिटमस इज ऑल्सो योर नेचुरल इंडिकेटर। अगर एसिड होगा तो लिटमस ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है और अगर बेस होता है तो ये आपका रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप गुड़हल का भी यूज़ करते हैं जैसे हम चाइना रोज बोलते हैं। और अगर आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात करें तो इसमें फेनोफ्थेलिन यूज़ होता है, मिथाइल ऑरेंज यूज़ होता है। क्लियर? अब यहाँ पे बोला है कि टर्मेरिक जो है जब इसको ए सोल्यूशन में डाला तो वो नो चेंज दिखाता है, मतलब कलर चेंज नहीं किया टर्मेरिक ने। बी में डाला तो रेडिश ब्राउन आया और सी में डाला तो येलो आया। टर्मेरिक की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्रिक रेड कलर देता है। यहाँ पे क्या है? रेडिश ब्राउन। शर्ट पे दाग लगता है, अगर हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो तुरंत रेड में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है? NaOH। और बेस जैसे ही हल्दी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो तुरंत चेंज होकर कलर रेड हो जाता है। एसिडिक में सोल्यूशन जो होता है उसमें टर्मेरिक हमेशा नो चेंज शो करती है, हल्दी हल्दी ही रहेगी। येलो कलर जो है आपका वो येलो कलर ही रहेगा। और अगर सी सोल्यूशन की बात करें वो क्या है? आपका एसिडिक सोल्यूशन है क्योंकि इसमें भी हल्दी का जो कलर है वो इंटैक्ट है। येलो कलर इज येलो। अब अगर हम फेनोफ्थेलिन की बात करें तो जो कलर सॉल्यूशन ए है उसमें ये क्या है? कलरलेस। फिनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम जो होता है उसमें कोई भी कलर शो नहीं करता। इसका जो कलर है वो एज इट इज रहेगा, मतलब नो चेंज इन कलर। अगर हम सॉल्यूशन बी की बात करें तो यहाँ पे पिंक कलर शो कर रहा है और फिनोफ्थेलिन से बेसिक मीडियम होता है जिसमें लाइट पिंक कलर शो करता है। अगर हम सी सोल्यूशन की बात करें तो ये कलरलेस है, कोई कलर चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज योर एसिडिक, बेसिक एंड एसिडिक। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कौन सा ऐसी सिचुएशन है जिसमें पानी जो है उसको आप आग बुझाने के लिए काम में नहीं ले सकते? पहली बात तो आपको ये सिचुएशन मालूम होना चाहिए कि जो फायर होती है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ पे आग आप लगा ही नहीं सकते। पहला है फायर कॉज्ड बाय वुड। जो वुड होती है ना, इसमें अगर आप पानी डालोगे तो आग फटाफट बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो होती है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई पानी डालते ही तुरंत बंद हो जाएगी। जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें अगर फायर में आप पानी डालेंगे तो एक तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? उसमें क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। तो आप जैसे ही पानी डालेंगे ये पानी आयोनाइज हो जाएगा और आयंस में डिग्रेड हो जाएगा। ये H+ में डिग्रेड हो जाएगा और ऑक्सीजन माइनस में। तो जब फायर कॉज होती है और आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है उसमें अगर आपने पानी डाल दिया तो वो आग और ज़्यादा विकराल हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा वो फैल जाएगी। इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? CO2 को यूज़ किया जाता है क्योंकि CO2 जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई को बिल्कुल इनिबिट कर देगी। और यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही आप H2 यूज़ करोगे ऑक्सीजन उसको और ज़्यादा मिल जाएगी। फायर कॉज्ड बाई एक्सप्लोजन इन कार, सेम गोज विद कार एक्सप्लोजन। उसमें क्या होता है? आप ईंधन यूज़ करते हो, डीजल या पेट्रोल जो गाड़ी होती है उसमें उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी और जैसे ही ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा आग और ज़्यादा भड़क जाएगी, यानी कि एक्सप्लोजन जो है वो और सीवियर हो जाएगा। तो सिर्फ लकड़ी जो होती है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पानी जो है डालते ही वो आग बुझ जाएगी। हम घरों पर चूल्हा चलाते हैं, चूल्हे में लकड़ी यूज़ करते हैं, तो आप जैसे ही उस पर पानी डालते हो ऑक्सीजन तुरंत सप्लाई जो है वो इनिबिट हो जाती है। जबकि इन दोनों में ऑक्सीजन जो है वो उनको और ज़्यादा प्रोवाइड हो जाती है और ऑक्सीजन मिलते ही वो और ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। और वाटर डालते ही वो आयोनाइज होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी जिसकी वजह से ये आग और फैल जाती है। तो यहाँ क्या होगा आपका? B and C। सो 3 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 62। बैग्स विद वाइड स्ट्रैप्स आर प्रिफर्ड टू कैरी हैवी लोड्स, द रीजन फॉर दिस। जो चौड़े पट्टे के थैले होते हैं उनको हम प्राथमिकता क्यों देते हैं? जब उनमें हैवी वेट होता है तो उसके जो पट्टे होते हैं बैग के वो चौड़े बनाए जाते हैं। जैसे आपके स्कूल बैग है, स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स होती है वो बहुत चौड़ी होती है। ठीक है, जो शोल्डर बैग होता है उसकी स्ट्रिप्स बहुत चौड़ी होती है। क्यों होती है?
यहाँ पे प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका F/A, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा और फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जब एरिया और प्रेशर क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो दाब में वृद्धि होगी, ये तो गलत हो गया। जैसे ही क्षेत्रफल में वृद्धि होगी बल में वृद्धि होगी, नहीं। जैसे ही क्षेत्रफल में वृद्धि होगी दाब में ह्रास होगा, यही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब आप एरिया इंक्रीज कर देते हो, वंस यू इंक्रीज द एरिया कॉन्टैक्ट रिड्यूसेस प्रेशर एक्सर्टेड, तो प्रेशर जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। आई रिपीट, जैसे ही एरिया इंक्रीज होता है वैसे ही प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए स्कूल बैग्स के जो पट्टे होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, शोल्डर बैग जो होता है उनको भी चौड़ा बनाया जाता है। आपकी आयरन नेल जो होती है वो नीचे की तरफ से नुकीली क्यों बनाई जाती है, वो इतनी पॉइंटेड होती है कि जैसे ही आप ठोकते हो तो वो दीवार में तुरंत अंदर घुस जाती है, क्योंकि उसका एरिया इतना कम कर देते हैं कि जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगता है, तो वो सिंगल शॉट दीवार में घुस जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो कुली होता है वो ऊपर जो पट्टा होता है यानी कि जो कपड़ा होता है उसको थोड़ा फैला के लगाता है, क्योंकि वो एरिया इतना बड़ा कर लेता है कि प्रेशर उसको अपने आप कम लगने लगता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। The speed of light changes as it enters from one medium to another as the optical density of the medium changes. The change in speed of light as it travels through various media depicted in the following table. यहाँ पे बोला है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज होती है। जो ऑप्टिकल डेंसिटी है मीडियम की, क्यों वो चेंज हो जाती है। सॉलिड मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लिक्विड की उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। और सबसे कम जो होती है डेंसिटी वो गैस की होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत क्लोजली इम्पैक्ट होते हैं, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से फैले होते हैं, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फैले हुए होते हैं, जिससे लाइट ईजिली पास हो जाती है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका एक फिनोमेना होता है, जब लाइट डेंस टू रेयर मीडियम जाती है तो क्या होगा, अभिलंब के पास मुड़ जाती है, यानी कि दिस विल मूव टू नॉर्मल। और अगर डेंस टू रेयर मीडियम जाती है लाइट, तो लाइट जो होती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। और अगर रेयर टू डेंस मीडियम जाती है तो लाइट जो होती है वो नॉर्मल के पास आ जाती है। लाइट अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, जबकि रेयर टू डेंस मीडियम जा रही है तो नॉर्मल के पास आ जाती है। अब यहाँ पे पूछा है कि जो लाइट ऑफ स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है उसमें जो चेंज हो रहा है जैसे जैसे वो मीडियाज के थ्रू ट्रेवल करती है। ये आपके मीडिया हैं, मीडियम दिए हुए हैं, ए मीडियम, बी मीडियम, सी मीडियम और डी मीडियम। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मीडियम जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द मीडिया। ये जो आपको मीडिया दिया हुआ है इसमें किसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है, और उस चीज़ को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सबसे हैवी आएगा, उसके बाद फिर मॉडरेट मीडियम आएगा, फिर उससे कम आएगा और फिर सबसे लीस्ट मॉडरेट मीडियम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब लाइट ए मीडिया से बी मीडिया में जा रही है तो वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो गई। मतलब मीडियम क्या है यहाँ पे, ये मीडियम है आपका डेंस और ये मीडियम है आपका रेयर, ठीक है। तो लाइट जब डेंस टू रेयर जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे डेंस मीडियम कौन सा हुआ आपका, ए। अगर ए और बी के रेस्पेक्ट में पूछे तो ए क्या है आपका, डेंस मीडियम है। फिर लाइट बी से सी में जा रही है तो क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो गई। मतलब लाइट कहाँ से गई है, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम। सी क्या हुआ यहाँ पे, डेंस मीडियम हुआ। तो अगर दूसरे मीडिया की बात करें तो बी क्या है, रेयर है, और सी क्या है, डेंस मीडियम है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये सी हो गया और यहाँ पे आपका बी हो गया। क्लियर। फिर अगर आपसे बात पूछी जाए सी से डी में ये वापस डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हुआ आपका, वापस से रेयर टू डेंस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम हैवी होगा आपका, डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी जो है वो ज़्यादा हैवी होगा एज कंपेयर टू सी। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये जो मीडिया आपने बनाए हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो हैवी मतलब डेंस मीडियम है वो कौन सा है। डेंस मीडियम कौन सा होता है, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है m/v। मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, डेंसिटी कम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है आपकी ए मीडियम की, ये तो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आपका हट गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए, सी मीडियम हैवी है एज कंपेयर टू बी, और यहाँ पे डी मीडियम हैवी है एज कंपेयर टू सी। अब एक चीज़ देखिएगा,
बी से सी में जाने पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन सी से डी में जाने पे और डिक्रीज हो गई है, मतलब डी जो है वो तो और हैवी है। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, यहाँ आया ए, यहाँ आ जाएगा डी, उसके बाद आपका आएगा सी, फिर आएगा आपका बी मीडियम। क्लियर? ए से बी में गई, इंक्रीज हुई, तो ये क्या है डी टू आर, यानी कि डेंस टू रेयर। बी से सी में गई तो ये क्या है रेयर टू डेंस, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, फिर वापस डिक्रीज हो रही है, लेकिन इस केस में सी से डी में जाने पर वो और ज्यादा डिक्रीज हो गई, मतलब डी जो है वो सी के कंपैरिजन में और हैवी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन बी। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये हिंदी में देख लीजिए, जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है चाल बदल जाती है, क्योंकि माध्यम का जो घनत्व है वो परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के परिवर्तन को निम्नलिखित सारणी में चित्रित किया है। माध्यम ए से बी में जाने पर वृद्धि होती है, बी से सी में जाने पर ह्रास होता है, सी से डी में जाने पर ह्रास होता है। माध्यम के प्रकाश के घनत्व को घटते क्रम में किस प्रकार से सही से डिनोट कर सकते हैं? तो यहाँ क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन बी। क्लियर? तो आपका 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीनस इज हॉटर देन मरकरी तो इट्स फार्दर फ्रॉम सन देन द मरकरी। वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पहले आप ये देखिए, जो शुक्र होता है, ठीक है, वो बुध की तुलना में, हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्र और इसको बोलते हैं बुध। यह आपका सन है, सन के सबसे पास होता है आपका बुध, फिर होता है शुक्र, ठीक है, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल, फिर होता है बृहस्पति, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है आपका, मरकरी, ठीक है। तो गर्म होना चाहिए था मरकरी, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन है आपका, वेनस। तो वेनस जो है वो गर्म क्यों होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके क्लाउड्स की वजह से लाइट जितनी अर्थ पे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब जितनी अर्थ पे लाइट आती है वो वापस नहीं जा पाती, और जो सल्फर डाइऑक्साइड के क्लाउड्स होते हैं ना, उनमें ये फंस के रह जाती है, जिसकी वजह से इसको सबसे गर्म ग्रह जो है वो माना गया है। और जो मरकरी होता है, इसे ही हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा लगता है जैसे सनराइज होता है और सनसेट होता है, तो सेम चीज इसमें फील होती है, इसीलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बोली है कि वेनस जो है वो रोटेट होता है ईस्ट से वेस्ट। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस चीज को डिफाइन करने का सही तरीका नहीं है। सिर्फ दो ही ऐसे प्लेनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं, एक हो गया आपका वेनस शुक्र, और एक होता है आपका अरेनस जिसे हम बोलते हैं अरुण, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होते हैं, बाकी सारे प्लेनेट आपके वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होते हैं। जो अरेनस होता है इसे हम बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। ये कैसा दिखता है, लेटा हुआ। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया है कि बुध जो है उसकी तुलना में शुक्र गर्म क्यों होता है, क्योंकि शुक्र जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बादल होते हैं, जिसकी वजह से सन से जो रेडिएशन आता है वो इन क्लाउड्स के अंदर फंस जाता है, और रेडिएशन पूरी जो लाइट्स हैं वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से पूरे जाल के अंदर गर्मी होगी, क्योंकि रेडिएशन प्रॉपर नहीं हुआ, वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ और गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही से व्याख्या नहीं करता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे दिया है एसिड और सब्सटेंस, साइट्रिक एसिड, बी सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कर्ड आंट स्टिंग, ए एंड डी। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको करेक्टली मैच करेगा एसिड के साथ और जो सब्सटेंस उसमें मिलते हैं। तो जो सिट्रिक एसिड होता है ना वो हमेशा खट्टे फलों में मिलता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपको हमेशा खट्टे फलों में मिलेगा। अगर साइट्रिक एसिड का दूसरा नाम आपसे पूछे तो वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। खट्टे फल कौन से होते हैं आपका, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, प्लम हो गया, ये सारों में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे टमाटो जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि टमाटो के अंदर हमेशा क्या होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और जिन लोगों को पथरी होती है उनको सबसे पहले टमाटर और पालक खाने की मना की जाती है, क्योंकि दोनों के अंदर ऑक्जेलिक जो होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा होता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही होंगे। सिट्रिक एसिड ऑरेंज में भी होता है, लेमन में भी होता है, लेमन में भी होता है, लेकिन जो कर्ड होता है ना उसके अंदर क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया कौन सा होता है आपका, लैक्टोबैसिलस। आंट स्टिंग जो होती है उसमें आपका फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड आपका एक तो पालक जिसे हम स्पिनच बोलते हैं और एक टोमेटो, इन दोनों में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो यहाँ क्या होगा आपका फॉर्मिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दिस इज प्रेजेंट इन योर टॉयलेट क्लीनर।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl में भी होता है, जो ऑक्जेंटिक सेल होती है HCl में स्टमक में, वो ऑक्जेंटिक सेल जो है वो HCl सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से कई बार होता है कि HCl पेट में बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो हमको एसिडिटी होती है, और इस एसिडिटी के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड। ये एंटासिड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये जो एंटासिड होता है ये कैसा होता है आपका, बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर की वजह से एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट कंपोजिशन कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मिक्सचर। हम जब पदार्थ पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई मटेरियल पढ़ते हैं तो उसकी 3 स्टेज होती हैं। एक होता है आपका एलिमेंट जिसे हम तत्व बोलते हैं, एक होता है आपका कंपाउंड जिसे हम यौगिक बोलते हैं, और एक होता है आपका मिक्सचर। जो एलिमेंट होता है ना वो एक ही एटम से मिलके बने हुए होते हैं, जैसे आपका O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या है आपके एक ही एटम से बने हुए हैं, इनमें सिर्फ एक ही आपका एटम प्रेजेंट है। कंपाउंड जो होते हैं जब एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे आपका CO2 हो गया, NO2 हो गया, H2O हो गया। एक तो कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, दूसरा इनका जो कंपोजिशन होता है ना वो बिल्कुल फिक्स रेशो में होता है। अगर कार्बन एक होगा तो ऑक्सीजन के 2 ही मॉलिक्यूल CO2 में प्रेजेंट होंगे। अगर हम H2O की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है। मिक्सचर जो होता है वो एलिमेंट और कंपाउंड मिलके मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर के अंदर क्या होता है, आपका कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होगा। जैसे हवा हो गई, पानी, हवा हो गई, रेत हो गई, ये सारे क्या है, मिक्स्ड कंपोजिशन है। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलके मिक्सचर बनाते हैं। घर पे भी नहीं होता है, जैसे मिक्सचर होता है, आप मिक्सचर जैसे चिरवा लिया आपने, नमकीन डाल दी, टमाटर, प्याज, कुछ भी डाल रहे हैं, कोई रेशो ले रहे हैं, नहीं ले रहे। अब यहाँ पे वायु है, रक्त है, मृदा है, दंत मंजन है, लेकिन जो सिट्रिक एसिड होता है ना इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये कभी भी मिश्रण नहीं होता। सॉल्ट जो होता है, लवण जल, रक्त, सिरका, जो एसिटिक एसिड होता है इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। बेकिंग संगमरमर का फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, तो ये भी नहीं हो सकता। सिरका CH3COOH। अगर हम यहाँ पे बात करें रेत, नल का जल, रक्त और वायु, रेत में सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं, कंकड़ भी होता है, बजरी भी होती है। नल के जल में टैप वाटर में सारे मिनरल्स, आयन सब प्रेजेंट होते हैं। रक्त में आपकी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, एयर सब प्रेजेंट होती है। वायु में तो नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, ऑर्गन भी होती है, क्रिप्टॉन भी होती है, सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अलॉय। जो मिश्र धातु होती है उसके रिस्पेक्ट में क्या सही नहीं है। जो मिश्र धातु होती है आपकी, एक तो होती है पीतल, ठीक है, ये किससे बनती है आपकी, जिंक और कॉपर, ठीक है। ये एक अलॉय होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को यूज करके बनाया जाता है। दूसरा होता है आपका कॉपर, ठीक है, तांबा और टिन, ये मिलके आपकी एक मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है दे आर हार्डर देन मेटल्स, बिल्कुल सही बात है, ये मेटल के कंपैरिजन में बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आपकी स्टील होती है, स्टील में आपका बहुत सारी चीज़ें जो मेटल होती हैं उसको मिक्स करके बनाया जाता है, तो स्टील देखना बहुत हार्ड होती है, ज़मीन पे गिरती है तो एक शॉट में तो नहीं टूटती ना। दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है। इनका जो संक्षारण होता है, जैसे आयरन है, आयरन को अगर आप ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में डाल देंगे तो तुरंत उस पर रस्टिंग हो जाएगी, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। बट इनके अंदर जंग लगना इतना इजी नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये मिक्स्ड मेटल्स होती हैं, जिसकी वजह से हर मेटल अपने आप की एक प्रॉपर्टी को कैरी करती है। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स, नहीं, मेटल्स के कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, ये बहुत ईजीली मेल्ट हो जाती हैं। दे आर मोर डक्टाइल देन मेटल्स, ये मेटल के कंपैरिजन में डक्टाइल होती हैं, नहीं, मेटल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा डक्टाइल होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें आप किसी भी मेटल को पतले पतले तारों में बदलते हैं, ठीक है। और एक होता है मेलिएबिलिटी, इसमें क्या करते हैं हम, शीट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे ओरम होता है गोल्ड, उसकी शीट्स बनाई जाती हैं और जब उसको तार में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है डक्टाइल नेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल के कंपैरिजन में कम होता है, क्लियर। पीतल जो है वो जिंक और तांबे से बनती है, और तांबा और टिन जो है वो भी आपकी एक मिश्र धातु होती है, क्लियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे बोला है मैच द डिजीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, रिंगवर्म।
ये आपकी डिजीज़ हैं कि प्रोटोजोन डिजीज़ कौन सी होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, फंगल डिजीज़ कौन सी है और वायरल डिजीज़ कौन सी है। अगर रिंगवर्म की बात करें ना तो ये आपकी फंगल डिजीज़ होती है। रिंगवर्म में क्या होता है, बॉडी पे छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, मतलब उनमें खुजली मचती है, दांत खाद खुजली नहीं होता, ये सारा क्या होता है आपका फंगल डिजीज़ होती है। गंजापन होना, स्क्रैपिंग होना, डेंड्रफ होता है कई लोगों के सर में। जो हेपेटाइटिस होता है ये आपकी वायरल डिजीज़ होती है, ठीक है। वायरल डिजीज जो होती है इसमें आपका मिजल्स आता है, मम्स आता है, रुबेला आता है, जो एमएमआर वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, मिजल्स मम्स रुबेला, ठीक है। दूसरा जो मलेरिया होता है ये आपकी प्रोटोजोअन डिजीज होती है। प्रोटोजोआ डिजीज क्यों होती है, एक तो इसमें मादा फीमेल एनाफिलीज होती है, ठीक है। जो फीमेल एनाफिलीज है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। मलेरिया जो होता है इसका वाहक कौन होता है, कैरियर, दिस इज योर प्लाज्मोडियम, ओके। और जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज होती है। बैक्टीरियल डिजीज में आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस ये क्या होते हैं आपके बैक्टीरियल डिजीज। डिप्थीरिया के लिए कौन होता है आपका कॉजेटिव एजेंट, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, इसके लिए होता है। पर्ट्यूसिस डिजीज के लिए बार्डुटेला पर्ट्यूसिस, और जो टिटनेस है उसके लिए होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए का क्या होगा 3, ए का है 3, ठीक है। बी का है 1, बी का है 2, सॉरी बी का है 2, तो ये हो जाएगा आपका ए का 3rd, बी का 2, सी का 4th और डी का 1, ठीक है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो मलेरिया होता है वो क्या होगा आपका प्रोटोजोआ, क्षय रोग जो होता है वो क्या होगा आपका बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस वायरल और रिंगवर्म फंगल। अब यहाँ पे पूछा है कि ए इज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। पहले तो आप ये समझिए जो ग्लैंड्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। जो ग्लैंड्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक तो एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना उनमें एक तो हार्मोन होता है, हार्मोन सिक्रीट होगा, और दूसरा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना उनके अंदर सिर्फ एंजाइम सिक्रीट होता है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इसके अंदर हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। पूरी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही ग्लैंड ऐसी होती है जो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। तो जो पेनक्रियाज होता है आपका, ठीक है, ओवरी नहीं होगा और पिट्यूटरी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन जो होती है ना वो डक्ट के थ्रू प्रोसीड होती है, मतलब ये डक्टफुल होती हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस होती है, ये डायरेक्ट ब्लड में अपने आप को फ्लो करके आगे बढ़ती हैं। तो ए जो है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ह्यूमन बींग्स में। तो ये क्या हुआ आपका पेनक्रियाज, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि इट प्रोड्यूसेस हार्मोन हुज इनसफिशिएंट प्रोडक्शन कॉजेज सी, मतलब ये कौन सा हार्मोन ऐसा सिक्रीट करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अगर उसकी कमी हो तो हमें जो डिजीज है वो कॉज होने लगती है। ये क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, अगर ये इनसफिशिएंट होगा बॉडी में तो आपकी जो ग्लूकोज होती है ना ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्लियर। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, क्लियर। फिर क्या होता है इस डिजीज में, डायबिटीज जो डिजीज होती है उसमें पर्सन जो होता है इंसान वो क्या सिक्रीट करता है, वो शुगर जो है वो अपने यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज करने लग जाता है। द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज टू एड इन द प्रोसेस ऑफ, जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसका वो किस प्रोसेस में होता है, डाइजेशन में, ठीक है। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, तब ये एंजाइम को सिक्रीट करती है। तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या हुआ, डाइजेशन में एंजाइम्स को सिक्रीट करना। अगर हम हिंदी में देखें कि जो मानव होते हैं उनमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका पेनक्रियाज, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ये इंसुलिन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करती है। इंसुलिन हार्मोन जो है अगर इसका प्रोडक्शन बॉडी में कम है तो क्या होगा, डायबिटीज जो है वो कॉज हो जाती है। इस डायबिटीज में क्या होता है, इंसान अपने यूरिन में जो शुगर होती है उसको रिलीज करने लग जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के यूरिनेशन जो होता है उसमें चीटे बहुत लगते हैं। दिस इज द बेस्ट आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और नॉट। इस ग्रंथि का जो बहिस्राव कार्य होता है यानी कि जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है वो क्या चीज होती है आपकी, डाइजेशन में हेल्प करना, क्लियर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस ओनली इन एनिमल्स, ये चीज यहाँ पे गलत है,
कि जो उत्सर्जन होता है वो केवल पशुओं में होता है, नहीं, जो एक्सक्रीशन होता है वो आपका प्लांट्स में भी होता है और वो आपका एनिमल्स में भी होता है। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको प्लांट जो है वो रिलीज कर देते हैं, एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। The amount of oxygen released by plants during photosynthesis is same as that of taken in during respiration। ये गलत है कि जितना अमाउंट प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज करते हैं उतना ही अमाउंट वो रेस्पिरेशन में लेते हैं, नहीं। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डे टाइम में होता है, ठीक है, तो इस टाइम ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, जबकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन इनकी कम रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो डे एंड नाइट प्रोसेस है। क्लियर? प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू, नहीं, जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है कि आप प्लांट के किसी एक पोर्शन को काट के उससे दूसरा नया प्लांट जनरेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, तो कई लोग एलोवेरा जो है दूसरे के घर से लाके खुद के घर में लगा देते हैं, तो उसकी जो पत्तियां सी होती हैं जो निकली रहती है एलोवेरा पार्ट, उससे नया एलोवेरा इजीली ग्रो कर जाता है। तो यहाँ क्या होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है, इसमें आपका बडिंग मेथड भी आता है, फ्रेगमेंटेशन भी आता है, और बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, ये सारे आपके वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब प्लांट्स रिमूव वाटर एज, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लांट्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में क्या होता है, मेल गैमीट अलग होगा और फीमेल गैमीट अलग होगा। मेल गैमीट में क्या होता है आपका स्टेमन पोर्शन आता है, स्टेमन में क्या आएगा आपका फिलामेंट और एंथर, जबकि जो पिस्टिल पोर्शन होता है फीमेल में उसमें क्या आता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस होगी दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो एंथर्स होते हैं, मेल जो स्टेमन पोर्शन होता है उसमें फिलामेंट होती है और फिलामेंट के ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है। इस एंथर के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो पिस्टिल की स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाते हैं। यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनती है, ये स्टाइल के थ्रू ओवरी में अंदर की तरफ जाके ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज हो जाती है। क्लियर? पौधे जो हैं वो जल को वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निष्कासित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो प्लांट्स होते हैं दे रिमूव वाटर एज वेपर। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, पानी वेपर की फॉर्म में निकलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी ये रिलीज करते हैं। क्लियर? जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें ये CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आई रिपीट, जब फोटोसिंथेसिस होता है दे टेक CO2 प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O। क्लियर? और जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो ये CO2 को बाहर रिलीज करते हैं और जो जो वाटर वेपर होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होती है उसमें रिलीज किया जाता है। कई बार पौधे की जो पत्ती होती है उनके एजेस पे देखिए छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्यूल इज बेस्ट सुटेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। जो घरेलू यूज होता है उसके लिए कौन सा फ्यूल जो है वो इनमें से यूजफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेट दी हुई है लिक्विड, सॉलिड, गैस और लिक्विड। ये फ्यूल है ABCDE। इग्निशन टेम्परेचर है लो, मॉडरेट, हाई, लो, मॉडरेट। कैलोरीफिक वैल्यू है मॉडरेट, लो, वेरी हाई, हाई, ठीक है। तो आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो फ्यूल है वो घरों में यूज किया जाना चाहिए। तो अब अगर आप इसको सही से देखेंगे कि जो A फ्यूल है, ठीक है, A फ्यूल में क्या होता है, इसकी स्टेट क्या है, लिक्विड, ठीक है। और जो B फ्यूल है इसकी स्टेट क्या है, इसमें सॉलिड है। फिर क्या है, C स्टेट में गैस है, D में क्या है, गैस है और E में क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फ्यूल जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। हम घरों में क्या यूज़ करते हैं, LPG, ठीक है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। बेसिकली आप एक गैस को हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट है। गैस सिलेंडर में कैसी आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, लेकिन आप गैस को कितना आपने प्रेशर लगाया होगा तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई है। ये आपके पास समझ में आई? तो यहाँ पे क्या होता है, LPG, और पूछा क्या है, डोमेस्टिक पर्पस। तो सॉलिड में तो होती नहीं है, गैस में होती नहीं है, गैस में होती नहीं है, तो B, C और D तो अपने आप कट गए, B, C, D अपने आप कट गए। अब बचा A और E।
यहाँ पे स्टेट क्या है, लिक्विड, ये समझ में आ गया। फिर होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, इट्स ए वेरी मिनिमम टेम्परेचर, जहाँ पे फ्यूल जो है वो आग पकड़ना स्टार्ट कर देता है। इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, ठीक है, आप कागज़ लीजिए, कागज़ में जब आप आग लगाते हैं तो बिल्कुल कम टेम्परेचर पे भी आप बस हल्का सा टच करेंगे वो तुरंत जो है वो फ्लेम पकड़ लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, जबकि जो एलपीजी होती है इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट होता है। क्लियर? दूसरी चीज़ अगर बात करें हम कैलोरीफिक वैल्यू, अगर घर में समझिए अगर एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो आप जैसे ही वो आग लगाएंगे, मतलब जैसे ही आपने लाइटर जलाया, गैस जलाई, तो आप तो तुरंत आग लग जाएगी घर में, ठीक है। तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट रखा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है आपकी, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है जूल पर केजी, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई 1 किलोग्राम मटेरियल है, ठीक है, उस 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने में हम जितनी एनर्जी देते हैं उसे हम बोलते हैं किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट होती है, याद रखिएगा। 1 केजी फ्यूल जो होता है उसको बर्न करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड योर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, ये तो वैसे ही हट गए 3 तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा फ्यूल अच्छा माना जाता है, ठीक है। अगर सबसे लो कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो वो होता है आपका काउडंग या फिर केक में, जो काउडंग केक होता है उसमें, फिर उसके बाद आती है लकड़ी, उसके बाद आता है कोयला, फिर आपका लास्ट आता है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ई जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लीजिए घरेलू काम के लिए कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये ईंधन दिए हुए हैं, ए ईंधन, बी ईंधन, सी ईंधन, डी ईंधन, ई ईंधन। ए ईंधन जो है वो लिक्विड स्टेट में है, बी, सी और डी जो है वो ठोस और गैस में है, जबकि एलपीजी जो होती है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होती है। तो ये तो वैसे ही हट गया। अब यहाँ पे ये करेक्ट है। इग्निशन टेम्परेचर सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे जैसे ही आप किसी भी फ्यूल को जलाते हैं वो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इग्निशन टेम्परेचर जो एलपीजी गैस होती है उसका लो नहीं होना चाहिए, अगर लो होगा तो घर में आग लग जाएगी। तो यहाँ क्या होता है, मीडियम। कैलोरीफिक वैल्यू होती है किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने में जितने एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बोलते हैं किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हमेशा हाई होनी चाहिए। सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपकी हाइड्रोजन की। क्लियर? जो हाइड्रोजन है वो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू शो करता है। उसके बाद जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है बायोगैस की, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर होता है आपका एलपीजी, एलपीजी के ऊपर होता है आपका सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी जो है उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है दैट इज 50,000। क्लियर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। शमा ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ रोज प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। She concludes that root plant has tap root. The conclusion is, जो रूट होती है ना वो 2 टाइप की होती है, एक होता है आपका टैप रूट और एक होता है आपका एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट, ठीक है। जो टैप रूट होती है ना इसमें एक मेन रूट होती है और इससे छोटे छोटे से जो हेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो टैप रूट होगा उसका जो लीव विनेशन होता है, लीव विनेशन मतलब ये आपकी पत्ती है, इसमें सेंटर में एक मिडरिप होती है और जहाँ पे जो शिराएं होती हैं वेन्स, उनका अरेंजमेंट अगर इस तरह से है तो वो होता है आपका रेटिकुलेट विनेशन। जो रेटिकुलेट विनेशन होगा ना वो हमेशा आपको टैप रूट के साथ ही मिलेगा। एक होता है आपका फाइब्रस रूट। जो फाइब्रस रूट होती है ना इसमें रूट्स का एक गुच्छा होता है, एक मेन रूट नहीं होती है, इसमें बहुत सारी मेन रूट्स होती हैं, ठीक है। और इन सब मेन रूट्स के साथ थोड़े थोड़े से जो है जो सब्सिडियरी रूट्स होती है वो भी प्रेजेंट होती है। और जो फाइब्रस रूट होगी इसकी जो लीफ होती है उसका जो विनेशन होता है वो कैसा होगा आपका पैरेलल, जो आपके बांस में देखने को मिलता है, घास के पत्ते हो गए, केले के पत्ते, इन सब में आपको पैरेलल और फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पूछा है कि शमा ने क्या किया, रोज प्लांट की पत्ती देखी, उनमें कैसा था, रेटिकुलेट विनेशन था। तो उसने देखा कि ये रोज प्लांट जो है वो टैप रूट है, तो उसका कंक्लूजन सही है, इनकरेक्ट है, बेस्ड नहीं है ऑब्जर्वेशन पे, कि उसको वेरिफिकेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, क्योंकि टैप रूट के अंदर हमेशा रेटिकुलेट विनेशन होता है और जो
फाइबर रूट होती है, फाइब्रस रूट जो होती है उसके अंदर हमेशा पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ठीक है, तो उसके अंदर इस तरह से लंबी लंबी वेन्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कन्वेक्शन की प्रोसेस में सही है। कन्वेक्शन जो होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है ना, वो 3 टाइप से होता है, ठीक है। एक होता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन जो होगा वो हमेशा सॉलिड्स के अंदर होता है। जब आप किसी चम्मच को या करछली को गैस पे गर्म करते हो तो हीट जो होती है वो, मान लीजिए ये आपका एक चम्मच है, ये आपने गैस पे गर्म किया, यहाँ सबसे पहले ये पोर्शन गर्म होगा, फिर पार्टिकल्स आगे मूव करेंगे, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, और पूरा चम्मच जो है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। फिर होता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है ये हमेशा लिक्विड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। लेट सपोज आपने चावल बॉईल होने रखे, ठीक है, या आपने गैस ऑन की या फिर वाटर बॉईल होने रखा, सबसे पहले नीचे वाला जो पार्टिकल्स होते हैं या नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो गर्म होता है, धीरे धीरे वो गर्म होगा। पानी मान लीजिए यहाँ गर्म हुआ, ये पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा, ठीक है, फिर ऊपर जो ठंडा पानी की लेयर होती है वो क्या होगी, नीचे आएगी। तो ये जो रोटेशन होता है ना कि ठंडा पानी नीचे, नीचे से ऊपर, ये जो प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड योर कन्वेक्शन। एक होता है आपका रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है, जो सनलाइट होती है वो अर्थ पे सीधे आती है, इसके अंदर कोई भी मीडियम जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये होता है आपका रेडिएशन। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कन्वेक्शन के रिगार्डिंग आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहला है इट टेक्स प्लेस ओनली इन गैसेस, ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होता है, गैस के अंदर क्या होगा आपका रेडिएशन। हीट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, जो हीट होती है वो ऊपर के डायरेक्शन में जाती है। नेक्स्ट आपको बोला है फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट एसेंशियल। यहाँ पे जो चीज है ना, हीट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, ये गलत है। जो हीट है वो सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जाती है, हीट पहले नीचे से जाती है, नीचे वाले पार्टिकल्स को गर्म करके वो फैलते हैं, डायलेशन होगा उनमें, फिर वो पार्टिकल्स हल्के होके ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर वाले पार्टिकल जो हैं वो नीचे आते हैं। तो इसमें हीट फ्लो नहीं है, ये क्या होता है आपका जो पदार्थ है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट एसेंशियल, बिल्कुल सही बात है कि जो कन्वेक्शन होता है ना, इसमें कभी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। लेट सपोज आपने कोई गर्म दाल का कुकर खोला, ठीक है, जब आप उसके ऊपर हल्का सा बस हाथ ऐसे रखेंगे आपका हाथ एकदम से जलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने दाल में हाथ तो नहीं डाला ना, लेकिन स्टिल आपका हाथ जो है वो गर्म फील होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो दूर तक भी उसमें जंप करते हैं। और जो फिजिकल कांटेक्ट का अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे लेट सपोज आप माइक्रोवेव में कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, या गैस पे कोई भी आप खाना, मैगी वैगी कुछ भी बना रहे हैं, तो वो वेपोराइज होकर क्या होता है, ऊपर आता है। तो उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट कन्वेक्शन में रिक्वायर्ड नहीं होता। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये जो चीज़ होती है ना, ये आपके कंडक्शन मेथड होता है कि जो हीट है वो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो वाइब्रेट होता है। चम्मच में क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से वो पूरी चम्मच में हीट फैल जाती है। आप गर्म कुकर में अगर करछली छोड़ देंगे तो 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि पूरी करछली गर्म हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, केवल सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। संवहन के प्रक्रम में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है उसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल गैसों में होता है, गलत। ये किस में होता है? लिक्विड्स में, ठीक है, द्रव जो है उनमें प्रेजेंट होता है। ऊष्मा केवल ऊपरी मुखी दिशा में प्रवाह करती है? नहीं, ऊष्मा जो होती है वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, यानी कि अपवर्ड मोशन भी होता है और डाउनवर्ड मोशन भी होता है। भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की कंपायन गति से होता है, ये चीज सिर्फ कंडक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल स्नेक्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन द ग्राउंड। दो सांप हैं ए और बी, ठीक है, बिल्कुल समान है, सेम मतलब स्ट्रक्चर है उनकी, वो ग्राउंड पे क्या है, मूव कर रहे हैं। ए जो है वो ब्रॉड लूप्स बना रहा है और बी जो है वो नैरो लूप्स बना रहा है। कौन सा ज़्यादा फास्ट मूव करेगा? ए क्या है, ऐसे जल्दी जल्दी चल रहा है, और जो बी वाला है वो ऐसे धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि तीव्र गति से कौन सा चल रहा है, ए चलेगा बी चलेगा? दोनों एक समान चाल से गति कर रहे हैं और ऊपर के जो आपका लिखा हुआ है उस पर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो सांप होता है ना वो क्रॉलिंग मूवमेंट शो करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ऐसे आपने देखा होगा सांप ऐसे लहरा लहरा के चलता है, ठीक है, और बहुत तेज स्पीड होती है इसकी। तो वो जितने ज़्यादा नैरो बैंड्स बनाएगा ना वो उतना ज़्यादा आगे जल्दी मूव करेगा, क्योंकि नैरो बैंड्स होंगे तो वो आगे बॉडी को एकदम से ऐसे खोल देगा, और जितने ब्रॉड
मतलब जितने चौड़े चौड़े वो अपने लूप्स बनाएगा, तो उस केस में क्या होता है, उसकी मूवमेंट जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम कवर कर पाता है, वो स्लो मूव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। It is observed that uncharged object X acquire a charge opposite to that of a charged object Y. This method of charging used is, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो वो है आपका x। ये ऑब्जेक्ट क्या है, x, इस ये न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसने क्या किया, एक चार्ज एक्वायर किया जो इसके बिल्कुल अपोजिट है चार्ज ऑब्जेक्ट y से। मान लीजिए ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है y, इस पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये इसके अपोजिट क्या एक्वायर कर लेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बेसिकली इसमें बोला है कि कोई एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, x है, ठीक है। इसने एक चार्ज एक्वायर किया जो कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट था। तो ये जो चार्जिंग मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलेंगे, फ्रिक्शन और कंडक्शन बोलेंगे, फ्रिक्शन और इंडक्शन बोलेंगे, या फिर कंडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो आपको फ्रिक्शन मालूम होना चाहिए। फ्रिक्शन के अंदर होता है, आपने कई बार देखा होगा बलून घर में होता है, जब हम बलून को फुलाते हैं तो जब हम सर में तेल लगाए होते हैं या फिर बाल से उसको ऐसे ऐसे सहलाते हैं और वो दीवार पे चिपक जाता है। कैसे, क्योंकि ना तो आपके बैलून में कोई चार्ज था, ना आपके बालों में कोई चार्ज था। जब दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको जब आपस में आप घसते हो, मतलब इस तरीके से करते हो, तो उनमें अपोजिट चार्ज जो होता है वो डेवलप हो जाता है। फ्रिक्शन का मतलब ही यही होता है, दो ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं उनको आप जब आपस में रगड़ते हो तब उनमें कोई चार्ज अपोजिट डेवलप आप कर देते हो। जैसे यहाँ पे बाल और बलून थे, या फिर कंघा है, कंघे में हम छोटे छोटे कागज को, बचपन में ये गेम बहुत खेले हैं कि छोटे छोटे कागज जो है उनको कंघे से उठा के देखते थे। क्यों, क्योंकि कागज और कंघे में क्या होता है, फ्रिक्शन करते हैं हम। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक ऑब्जेक्ट पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर। फिर होता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस जो होती है इसमें क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट लाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये न्यूट्रल है, इस पे आपके, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे क्या चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इस वाले पार्टिकल को इसके कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब इसको आपने इसके साथ टच किया या इसके अंदर फिट किया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये उसके ऊपर ट्रांसफर होने लग जाता है। क्लियर। इंडक्शन जो होता है इसमें क्या करते हैं हम, मान लीजिए कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपने एक जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके साथ रखा, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये अपने चार्ज को यहाँ ट्रांसफर करेगा बिना किसी भी कांटेक्ट के, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, फिर भी जो है इस वाले पार्टिकल का चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो एक चार्ज एक्वायर करता है जो कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट y जो है उसके जस्ट अपोजिट है। तो ऐसा या तो फ्रिक्शन के केस में होता है या फिर इंडक्शन के केस में होता है। कंडक्शन में सेम चार्ज जो है वो उसको एक्वायर करता है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। Which of the following statement is are true? Submerged plants have thin flexible stem. Stomata and floating plants are present only on the upper surface of the leaf. जो जलीय पौधा होता है उसका तना लचीला होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपने कमल का पौधा देखा होगा, ठीक है, और जो आप कमल ककड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बहुत होते हैं, वर्सिलिनेरिया है, ये सारे क्या होता है सबमर्ज्ड प्लांट हैं, तो इनका जो स्टेम होता है ना वो बहुत पतला, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि ये ईजिली जब पानी का फ्लो अगर ज़्यादा है या हवा चल रही है तो ईजिली इधर से उधर मूव कर सकें, टूटे ना। जो स्टोमेटा होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स में वो केवल अपर सरफेस पे होता है लीफ की, बिल्कुल सही बात है। ये मान लीजिए कोई पत्ती है, यहाँ पे प्लांट इसमें बिल्कुल सबमर्ज्ड है, तो स्टोमेटा जो होगा ना वो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो आपके स्टोमेटा खुलेंगे और बंद होंगे, ठीक है। रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, दिन में खुलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सनलाइट की ज़रूरत है क्योंकि स्टोमेटा खुलेगा। तो उस केस में जब सबमर्ज प्लांट है, पानी के अंदर डूबा हुआ पौधा है, स्टोमेटा जब पत्ती के ऊपर होगा तो क्या होगा, लाइट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगा वो, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस होगा, वो अपना खाना खुद बना लेगा।
तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, बोथ आर ट्रू। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो जलीय पौधा होता है एक तो उसका तना लचीला होता है जिससे कि वो टूटे ना और इजीली इधर से उधर मूव कर सके, और जो सबमर्ज प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होता है वो ऊपर जो अपर सरफेस है उस पर प्रेजेंट होता है। इसका रीज़न होता है कि जो सनलाइट होती है वो प्लांट्स की स्टोमेटल ओपनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, और जैसे ही सनलाइट प्लांट की पत्ती पे पड़ेगी स्टोमेटा खुल जाएंगे। अगर वो नीचे की तरफ होंगे तो सनलाइट पहुंचेगी नहीं और स्टोमेटल ओपनिंग नहीं हो पाएगी। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। एयर फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई आपने पत्थर है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपने नीचे गिराया, ठीक है। अब ये जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, इस पे हवा जो है वो क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, यानी कि फ्रिक्शन लगाती है। वो क्या करता है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा रहे हो, वो धरती पे नीचे की तरफ आ रहा है। अब जो ग्रेविटी होगी ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, इसको नीचे की तरफ खींचेगा। जब आप सेब गिराते हो या फिर बुक गिराते हो या बर्तन कोई गिरता है किचन में, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन जो एयर फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, इसको ग्रेविटी के अपोजिट लेके जाता है। मतलब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के आसपास जो भी पार्टिकल्स होते हैं एयर के, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं, यानी कि घर्षण लगाएंगे। घर्षण की वजह से वो जस्ट ग्रेविटी के अपोजिट उसको ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका गुरुत्व के विपरीत। आई जस्ट होप कि समझ में आ रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जस्ट अपोजिट टू ग्रेविटी। कोई भी जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा जो उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। एक एयर फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं जो इस ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल को वापस ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश करते हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एयर का, वो जस्ट ग्रेविटी के अपोजिट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें dt ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन या तो ये हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन ये हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपसे क्या चीज़ पूछी है कि dt ग्राफ जो है उसके बारे में आप बताइए। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो dt ग्राफ हमेशा आपका कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो ये दोनों जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो टाइम के साथ भी आगे बढ़ेगा और एक्सिलरेशन भी बढ़ेगा। लेट्स सपोज ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। अब हम पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई टाइम है 1 घंटा, ये टाइम है आपका 2 घंटा, ये टाइम है आपका 3 घंटा, ये टाइम है आपका 4 घंटा। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर यहाँ पे है। ये आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये यहाँ पे 30 किलोमीटर पे रखा हुआ है, क्लियर। 1 घंटे में भी वो 30 किलोमीटर पे है, 2 घंटे में भी 30 किलोमीटर पे है, 3 घंटे में भी 30 किलोमीटर पे और 4 घंटे में भी 30 किलोमीटर पे है। तो ग्राफ कैसा होगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है और 4 घंटा है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये हो गई इसकी डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। 10 किलोमीटर में 1 घंटा गया, 20 किलोमीटर में 2 घंटा गया, 30 किलोमीटर में 3 घंटे गया और 40 किलोमीटर में 4 घंटे ट्रेवल किया। तो जो ग्राफ बनेगा आपका वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया है। मैं वापस बोल रही हूँ, ये dt ग्राफ जो होता है इसमें ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट पे होगा, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, उस पर फिक्स है। 1 घंटे में भी वो 30 किलोमीटर की दूरी पे ही है, 2 घंटे में भी 30 किलोमीटर की दूरी पे है, 3 घंटे में भी 30 किलोमीटर की दूरी पे है और 4 घंटे में भी 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन स्पीड कैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रहा है, 3 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है और 4 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। कितना, हर 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है, सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा दैट इज योर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन ए और बी विल बी द
करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जो क्लाइडोस्कोप होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? जो क्लाइडोस्कोप होता है ना, एक तो इसमें बहुत सारे मिरर्स लगे रहते हैं, एक मिरर यहाँ होता है, एक मिरर यहाँ होता है, एक मिरर यहाँ होता है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है उसको शो करता है। क्लियर। ये क्या शो करेगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। जो क्लाइडोस्कोप होता है ना, ये परावर्तन के नियम का पालन भी करता है। परावर्तन का नियम क्या होता है आपका? इसमें जब लाइट ऑफ रे है वो जब इस पे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब इस पे लाइट गिरी, ठीक है, तो ये क्या करती है, इसमें इंसिडेंट एंगल जो है वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसमें इंसिडेंट एंगल इज टोटली इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है। तो ये होता है आपका परावर्तन का पहला नियम। लेकिन ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्यों शो करती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मिरर्स लगे रहते हैं। यहाँ पे लाइट गिरी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो किसी एक मिरर के लिए तो इंसिडेंट रे होती है, लेकिन दूसरे मिरर के लिए वो रिफ्लेक्टिंग रे हो जाती है। फिर वापस वो रिफ्लेक्टिंग रे किसी तीसरे मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो जाती है और चौथे मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग रे हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड योर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी डिस्क्राइब टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन द साइंस क्लासरूम? जो रचनात्मक अप्रोच होती है, रचनात्मक उपागम जो है साइंस क्लासरूम में, उसमें कौन सा जो है वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करता? विद्यार्थी सहयोगात्मक कार्य करते हैं और कार्य अभिमुख संवाद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे स्टूडेंट्स कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट कर करके आगे बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव है। एंड आर एंगेज्ड इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग, ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ पे बच्चा काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहा है, फालतू बकवास क्लास में नहीं हो रही है। टीचर्स इलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस टू प्लान टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों के जो एक्सपीरियंस है या फिर बच्चों का जो आइडिया है उसको भी कंसीडर करता है। शिक्षक केवल प्रतिपुष्टि देने के लिए विशिष्ट प्रतिफल आधारित अंत सत्र मूल्यांकन करता है, ये गलत है। कि आप सिर्फ लर्निंग आउटकम जो है उसके लिए असेसमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। असेसमेंट हमेशा लर्निंग फॉर असेसमेंट होता है कि आप पूरे साल कीजिए, बच्चे का जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस लर्निंग गैप को फिल करते हुए उसको इम्प्रूव कीजिए। विद्यार्थियों को जटिल और अर्थपूर्ण समस्या समाधान कार्यों को करने के अवसर बारंबार दिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कि मान लीजिए बच्चे को आप फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है जिसमें बच्चा कॉम्प्लेक्स और मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो द ऑप्शन 3 विल बी रॉन्ग ओवर हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज? जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, यानी कि विज्ञान जो है वो एक सोशल एंटरप्राइज है, ये बात तो सही है कि विज्ञान जो है वो सोशल एंटरप्राइज होता है। कैसे? समाज में अगर मान लीजिए हमें बल्ब की ज़रूरत नहीं होती, पंखे की ज़रूरत नहीं होती, मिक्सी की ज़रूरत नहीं होती, तो साइंस कैसे डेवलप होता? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। अन्वेषण की सही प्रक्रिया केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, गलत है। अगर आप डिस्कवरी कर रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन का मेथड सिर्फ साइंटिफिक मेथड नहीं हो सकता। आकस्मिकता की विज्ञान में कोई भूमिका नहीं है, ये भी गलत है। कि जो सडनली कोई चीज़ हो जाती है, अगर न्यूटन उस चीज़ को नहीं देखते कि सेब नीचे गिरा है तो नीचे ही क्यों गिरा है, तो पूरी फिजिक्स ही शायद नहीं बन पाती। ठीक है। सभी वैज्ञानिक विचारों का सत्यापन नियंत्रित प्रयोग द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। कि जितने भी साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं वो केवल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप वेरीफाई नहीं कर सकते। कुछ एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड भी होते हैं। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 83। ए जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी इन साइंस एंड टेल्स। जो लिंग संवेदनशील शिक्षण होता है उसके लिए क्या जरूरी है, जहाँ पे मेल और फीमेल ना की जाए? अड्रेसिंग जेंडर स्टीरियोटाइप रिप्रेजेंटेड इन करिकुलम। जो पाठ्यचर्या है उसमें प्रदर्शित लिंग रूढ़ धारणा को संबोधित करना। गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन साइंस एक्टिविटीज़। जो बालिकाएं होती हैं उनको वैज्ञानिक गतिविधि में सम्मिलित करने के लिए ज़्यादा अवसर देना। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज इन क्लासरूम इंटरेक्शन। कक्षा कक्ष अन्योन्य क्रिया में लिंग संवेदी भाषा का प्रयोग करना। असाइनिंग जेंडर बेस्ड टास्क टू स्टूडेंट। विद्यार्थियों को लिंग आधारित कार्य बांटना। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना, पहले तो आप जो करिकुलम है उसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको अच्छे से प्रदर्शित कीजिए। मतलब जो पाठ्यचर्या है उसमें लिंग रूढ़िवादिता जो है उसको अच्छे से संबोधित करना। दूसरा है जेंडर जो सेंसिटिव लैंग्वेज है क्लासरूम में
उसको यूज़ करना। आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत सेंसिटिव तरीके से प्रॉपरली क्लास में यूज़ कीजिए। ये नहीं क्लास में जाके आप बोल रहे हैं कि तुम लड़के हो तुम लैब का एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम लड़की हो तुम लैब का एक्सपेरिमेंट नहीं करोगी। ये सब साइंस में नहीं करना है। गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन साइंस एक्टिविटीज़। जब लड़कियों को ही आप सबसे ज़्यादा वो देने लगेंगे अपॉर्चुनिटी, तो उस केस में जो लड़का होता है वो क्या होगा, पीछे रह जाएगा। तो हमको क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है गर्ल्स और बॉयज़ को, जिससे वो साइंस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। और ना ही हमें बच्चों को जेंडर बेस्ड टास्क प्रोवाइड करना है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफरेंशिएटेड असेसमेंट नीड्स टू बी यूज्ड इन एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम। कोई भी जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी जो विज्ञान कक्ष है, उसमें जो विभेदी मूल्यांकन है उसको उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है, ज़रूरी है कि समावेशी जो विज्ञान कक्ष है उसमें हम डिफरेंशिएटेड असेसमेंट जो है उसको यूज़ करें। जरूरी है क्योंकि सभी अधिगमकर्ताओं को अवसर देता है। नहीं जरूरी क्योंकि समाहर्ता के विषय को उत्पन्न करता है, मतलब डिफरेंस आने लगता है। पैरिटी जो होती है ना, मतलब कैसे समझाऊं कि मतलब एक बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी, वो चीज़ होने लगती है। हाँ, क्योंकि इससे विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को अंक प्राप्त करने में आसानी होती है। नहीं क्योंकि इसे लागू करना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसका मतलब ही होता है कि आप डिफरेंशिएटेड लर्निंग जो है या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉलो करें। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी लर्नर्स होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाते हैं या फिर डिफरेंशिएटेड असेसमेंट करते हैं तो हर बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है और हर बच्चे की नीड को ध्यान में रख के आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस डजंट इंक्लूड। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, दिस इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं FA। ठीक है, तो इसमें स्वयं मूल्यांकन भी होता है, सेल्फ असेसमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स, रैंकिंग आफ्टर एंड टर्म एग्जाम। इसमें सेल्फ असेसमेंट होता है, बच्चा अपना आकलन खुद करता है और जहाँ बच्चे को नीड होती है वहाँ इम्प्रूव किया जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसीजर होता है, यानी कि बच्चे की शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां दोनों का ही मूल्यांकन किया जाता है। फीडबैक दिया जाता है बच्चे को, जब आप बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो तो उसके बाद बच्चे को रेमेडियल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो बच्चे को पहले आप निदान दीजिए और फिर उसका उपचार इसमें किया जाता है और बच्चे को फीडबैक दिया जाता है कि कहाँ कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये पूरे साल चलता है। जबकि रैंकिंग जो होती है एंड एग्जाम टर्म के बाद, वो समेटिव असेसमेंट में होता है, जहाँ पे बच्चों को आप सिर्फ जो उन्होंने पूरे साल पढ़ा है उस बेसिस पे आप बच्चे का आकलन करते हैं और बच्चे को रैंकिंग देके उनको आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। Read the following statement. A sample of water has boiling point 102 degrees Celsius. There may be some impurities present in the sample. Which of the following statement is correct with respect to boiling point of water? S1 observation है, S2 inference है। S1 inference है, S2 observation है। S1 और S2 दोनों ही observation है, S1 और S2 दोनों ही inference है। पहली बात तो ये यहाँ पे क्या बोला है कि जो पानी का सैंपल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 102 डिग्री सेल्सियस। पानी मतलब 100 पे उबलने लगता है, लेकिन इस पानी को उबलने में कितना टाइम लगा, 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। तो उसने निष्कर्ष निकाला फिर कि क्या पता है इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। तो यहाँ क्या होगा, S1 पहले ऑब्जर्वेशन है, पहले बच्चे ने अवलोकन किया है, और S2 क्या है आपका, उसने निष्कर्ष निकाला है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ट सुटेड टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग इन लर्नर्स वाइल टीचिंग अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड लीव। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है इसमें बच्चे को पहले नियम बताया जाता है और नियम से बच्चे को उदाहरण की तरफ ले जाया जाता है। पढ़ाना क्या है बच्चे को, जो सिंपल लीफ होती है और कंपाउंड लीफ होती है, मतलब सरल और संयुक्त पत्तियां। Explaining the features of simple and compound leaves and asking students to classify the leaves. Asking students to explain the difference between a simple and a compound leaf. Showing different leaves to students and asking them to list their features. Asking students to observe various leaves and derive typical feature of each. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, कि पहले क्या कीजिए, सिंपल और कंपाउंड पत्तियां जो है उनके फीचर जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे बोला है कि बच्चा जो है वो क्या करेगा,
सबसे पहले सिंपल और कंपाउंड जो टीचर है वो सिंपल और कंपाउंड लीव जो है उनके फीचर्स को पहले एक्सप्लेन कर रहा है और फिर स्टूडेंट्स को उसने क्लासीफाई करने को बोला है। पहले क्या किया उसने, नियम बता दिया, यानी कि चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद वो बच्चों से क्या करवा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं। और यहाँ क्या पूछा है उसे, डिडक्टिव रीजनिंग, जहाँ हम नियम से उदाहरण की तरफ मूव करते हैं। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए सिंपल एंड ए कंपाउंड लीव, तो यहाँ पे क्या है, पहले बच्चे से पूछ रहे हो आप, तो ये क्या होगा आपकी इंडक्टिव अप्रोच। शोइंग डिफरेंट लीव्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले बच्चे को आपने एक्टिविटी करवाई है, मतलब उसको दिखाया है, तो यहाँ भी क्या होगा, इंडक्टिव। आस्किंग स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व वेरियस लीव्स एंड डिराइव टिपिकल फीचर्स ऑफ ईच, यहाँ पे भी आपकी इंडक्टिव अप्रोच होगी, क्योंकि पहले बच्चे को आपने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन करवाया है। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हिंदी में देख लीजिए, सरल और संयुक्त पर्ण के विषय में शिक्षण करते हुए अधिगमकर्ता में निगमनात्मक विवेचना का विकास करने के लिए कौन सा उपागम सबसे अनुकूलित है। सरल और संयुक्त पर्ण के लक्षण समझाइए और विद्यार्थियों को पर्णों को वर्गीकृत करने के लिए कहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर बेस्ट सूटेड टू प्रमोट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस, कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो होती है साइंस में उसको प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, विज्ञान में जो कला है उसको समाकलित करने के लिए अधिगम को प्रोत्साहन देने में कौन सी रणनीति सबसे ज़्यादा अनुकूलन है। प्रयोजना, क्षेत्रीय दौरे, दंतकथा अभिलेखन, पोर्टफोलियो और दैनंदिनी लेखन। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होगा, फील्ड ट्रिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो और जनरल राइटिंग। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें बच्चा एक आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है जो साइंस से रिलेटेड होगी, ठीक है। उसके बाद होता है आपका फील्ड ट्रिप, आप फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हो तो बच्चा साइंस को उस तरीके से क्रिएटिव मेथड में सीखता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो होता है वो आपके पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है जिसको उसमें लिखा जाता है। और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, जो जनरल राइटिंग होती है, दे आर नॉट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस। तो यहाँ क्या होगा आपका, प्रायोजना, क्षेत्रीय दौरे और पोर्टफोलियो। सो A, B and D. So the option 2 will be correct for question number 88. और जो दंत कथा अभिलेखन है और जो दैनंदिनी लेखन है ये इसका पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। Which of the following can be called as inquiry teaching strategies in science? जो जांच आधारित शिक्षण रणनीति है उसको कौन जो है वो फॉलो यहाँ पे करता है। प्रोवाइडिंग डिटेल्ड स्टेप फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय द टीचर, learner participating in a group discussion, learners investigating their ideas, learners concluding on the basis of evidence and data। इनमें से कौन सा जो है वो इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है साइंस में उस पर बेस्ड होता है। तो शिक्षक जब जो है अन्वेषण के लिए विस्तृत चरण प्रस्तुत करता है, समूह परिचर्चा में अधिगमकर्ताओं का भाग लेना, अधिगमकर्ता अपने विचारों की खोज करे, अधिगमकर्ता प्रमाण और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे लर्नर जो होता है वो अपने आइडियाज़ को खुद ही क्या करता है, खोजता है। और यहाँ पूछा क्या है, इंक्वायरी टीचिंग स्ट्रेटेजी, जांच आधारित शिक्षण रणनीति। दूसरा क्या होगा, लर्नर जो है वो एविडेंस और डेटा जो है उसके बेसिस पे अपने जो नियम है उनको कंक्लूड करता है। मतलब उनको क्या करता है, लर्नर जो है वो अपने डेटा और अपने एविडेंस के बेसिस पे ही चीज़ों का रिजल्ट निकालेगा। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अधिगमकर्ता अपने विचारों की खोज करे और अधिगमकर्ता प्रमाण और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। सो C and D विल बी करेक्ट। Which of the following statements are correct regarding alternate conception held by children in science? कौन सा कथन विज्ञान में बच्चों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं उनके संदर्भ में सही है। They are stable, they are easy to change, they are influenced by observations, they reflect children's inability to understand science। तो यहाँ पे पूछा है कि जो बच्चे की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं वो स्थायी होती हैं, उन्हें परिवर्तित करना आसान है, ये अवलोकन के द्वारा प्रभावित है, ये विज्ञान को समझने में बच्चे की जो असमर्थता है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि एक तो वो स्थायी होती है, दूसरा वो ऑब्जर्वेशन जो है उसके थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है वो अपनी वैकल्पिक धारणाओं को जब ऑब्जर्व करता है तो अपने थॉट जो है उसको चेंज करता है, और दूसरा वो स्थायी होती है। इनको चेंज करना इतना आसान नहीं है, बच्चे की जो नेव थ्योरी होती है ना, आप उसको इतना ईजिली मॉडिफाई नहीं कर सकते। बच्चा असमर्थ है नहीं, अगर बच्चे ने कुछ नेव थ्योरी बनाई है उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा इनकेपेबल है साइंस को समझने में। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट।
एक तो वो स्टेबल होती है और दूसरा वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू अफेक्टेड होती हैं। बच्चा जो भी ऑब्जर्व करता है ना अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को लेके वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब एक नेव थ्योरी जो है उसको क्रिएट कर लेता है। उसको टाइम टू टाइम बदलना बहुत टफ हो जाता है कई बार, लेकिन जब आप उसको कहीं ना कहीं चीज़ों को डेमो देके ऑब्जर्वेशन दिखा के चैलेंज करते हैं तो क्या करता है बच्चा उस अपनी नेव थ्योरी को चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हुई हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।